ही में आपने देखा होगा कि हमने आपको पेन मैनेजमेंट और रिहैबिलिटेशन के कैंप के बारे में बताया, और वो आज कैंप आ गया है जो कि 15 अगस्त के दिन लग रहा है। सबसे पहले आप सबको स्वतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं मेरी तरफ से और डॉक्टर सलमान अहमद खान की तरफ से। सर, आपको सबसे पहले मुबारकबाद। आपको बहुत बहुत। आपने आज जो कैंप लगाया वो तो काफ़ी, मैं बोलूँ काफ़ी खूबसूरत, काफ़ी बेहतरीन मुझे लगा, क्योंकि मैंने इस तरह की चीज़ नहीं देखी। और मुझे सबसे पहले बताइए कि ये क्या है पेन मैनेजमेंट एंड रिहैबिलिटेशन? देखिए, ये दो तरह का पेन मैनेजमेंट होता है। एक होता है इंटरवेंशनल पेन मैनेजमेंट, एक होता है कॉम्प्रिहेंसिव पेन मैनेजमेंट। इंटरवेंशनल पेन मैनेजमेंट वो होता है जहाँ पर एक एनेस्थेटिस्ट कुछ ऐसी मेडिसिन बॉडी में इंजेक्ट करते हैं और उस मेडिसिन के थ्रू वो एरिया, लोकलाइज्ड एरिया को ब्लॉक कर देते हैं और पेन आपको थोड़ी देर के लिए फील नहीं होता है। बट कॉम्प्रिहेंसिव पेन मैनेजमेंट की खूबसूरती ये है कि हम लोग कॉज पे काम करते हैं। अगर एक पेन आ रही है किसी की बॉडी में, वो उसका रीजन क्या है, तो टाइम हमें जरूर लगता है डायग्नोस करने में, बट उसमें ये होता है कि वंस फॉर ऑल वो पेन जो है वो रिजॉल्व हो जाती है। इसमें हम रिहैबिलिटेशन भी करते हैं और रिहैबिलिटेशन में हम पूरा देखते हैं कि उस पेशेंट को जो वो पेन का सोर्स है वो क्या है, उस पेन एपिसेंटर को हम इमीडिएटली जो है सबसाइड करते हैं, जिसकी वजह से वो पेन हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। तो मैंने इस तरह का पहला कैंप देखा है, क्योंकि मैंने आज तक जितने कैंप्स या मैंने यूट्यूब वगैरह पे ही देखे जिसमें हड्डियाँ वड्डियाँ कपिंग्स वगैरह कड़ाके निकाल रही हैं, ये सब चीज़ें हो रही है, तो ये भी वैसे ही टेक्निक? देखिए, सब टेक्निक्स जो होती हैं वो सही होती है। मैं आपसे ये नहीं बोलूंगा कि ये टेक्निक सही है और ये गलत है, कोई एपेक्स में है कोई नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। बट एप्लीकेबिलिटी क्या रहती है, किस पेशेंट के साथ कौन सी टेक्निक को हमने अप्लाई करना है। जो आप कड़ाके वाली बात कर रहे हैं उसको कायरोप्रैक्टिक बोलते हैं। कायरोप्रैक्टिक बेसिकली अभी हमने इसलिए इसको लिमिट किया हुआ क्योंकि जब अब डेली रूटीन में हम केसेस देख रहे हैं तो यहाँ पर ऑस्टियोपोरोसिस के केसेस बहुत ज्यादा दिख रहे हैं, ऑस्टियोआर्थराइटिस है, ये सब चीजें वो होता है। अगर उसमें हम क्रैकलिंग करेंगे तो गॉड फॉरबिडन होगी, भी पॉसिबिलिटी है कि कोई बोन क्रैक हो जाए, तो इसलिए हम चांस नहीं लेते हैं और उसके अगेंस्ट हम लोगों ने यहाँ पे ड्राई नीडलिंग स्टार्ट कर दिया। सर, इंडिया में एक प्रॉब्लम देखी गई है, हम अपने खुद के डॉक्टर बनते हैं, तो ये जितने पेशेंट्स आए थे जिनको भी आप पूछ रहे थे जी, वो उनमें से मेरे को लगता है तकरीबन सब खुद के डॉक्टर थे। जी। तो कुछ नया सीख के जा रहे हैं यहाँ से। देखिए, हमारा काम है पेशेंट को गाइड करना, एडवाइस करना। अब वो उस एडवाइस को अडेप्ट कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, दैट इज अप टू देम। बट होता ये बात आपकी सही है कि पेशेंट पहले अपने लेवल पे कोशिश करते हैं, फिर वो किसी फार्मेसी में चले जाते हैं, फिर उसकी गाइडेंस पे कुछ मेडिसिन वो ट्राई करते हैं। तो ये ट्राइड एंड टेस्टेड वाला गेम चलता रहता है। अगर तो उसको रिलीव हो गया तो वो थोड़ी देर के लिए लगेगा हाँ यार मैं ठीक हो गया हूँ, अब तो मुझे कोई जरूरत नहीं किसी डॉक्टर को विजिट करने की। बट ऐसा नहीं होता। मेडिसिन फर्स्ट लाइन ऑफ ड्रग है, लेकिन मेडिसिन से ये होता है कि थोड़ी देर के लिए वो पेन सप्रेस हो रहा है, आप कुछ टाइम बाय कर सकते हैं एक हेल्थ केयर प्रोवाइडर तक पहुंचने के लिए। और आप जब उसके पास पहुंचेंगे वो आपको बेस्ट बताएंगे कि वो पेन या उसका रीजन क्या था। उसमें हो सकता है कि आपको रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशंस करवानी पड़ जाए या आपको कुछ ब्लड टेस्ट करवाने पड़ जाए। बट वो जो चीज होगी ना, उसमें आपको हर चीज के बारे में नॉलेज हो जाएगी कि वो जो कॉज था पेन का वो क्या था। कई दफा क्या होता है कि कुछ बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं जिसकी कुछ अलार्मिंग कंडीशंस, छोटी छोटी अलार्मिंग कंडीशंस होती हैं और हम उनको इग्नोर करते हैं। अगर वो टाइम रहते उन चीजों को ठीक कर लिया जाए तो वो गॉड फॉरबिड बड़ी प्रॉब्लम नहीं बनती है, लेकिन हम लोग उनको इग्नोर करते हैं। और जब पता लगता है कि किसी पेशेंट के साथ इतना बड़ा मेजर इशू हो गया है, और फिर आपको पता ही है कि उसमें क्या होता है क्या नहीं होता। तो डॉक्टर साहब, जैसे हमने सुना कि बड़ी सारी ट्रीटमेंट्स होती है, इसमें क्या क्या आता है? क्योंकि जैसे आपने बीपीटी किया हुआ, फिजियोथेरेपिस्ट की जो होती है वो बड़ी रिक्वायरमेंट है, क्रिकेट में, स्पोर्ट्स में, तो हर जगह। तो इसमें क्या क्या आता है, जैसे हड्डियों का जोड़ना, मसल्स, और क्या क्या चीजें से? देखिए, हमने आज से अगर मैं बात करूं, मेरी प्रैक्टिस में मुझे 10-11 साल हो चुके हैं, तो 11 साल पहले का जो हम सब ट्रीटमेंट करते थे वो ओल्ड कन्वेंशनल था। विद टाइम हमने फिजियोथेरेपी में बहुत एडवांसमें लेके आए हैं। इसको तो मैं नेक्स्ट जनरेशन फिजियोथेरेपी बोलता हूँ। इसमें मसल के साथ रिलेटेड जितने भी इश्यूज हैं, चाहे वो स्प्रेन है, स्ट्रेन है, या फिर आपका कोई लिगामेंट प्रॉपर्ली काम नहीं कर रहा है, या किसी मसल में ट्विस्ट टॉर्जन आ चुका है, वो सब चीजें जो है वो ठीक हो सकती हैं इसमें। और विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, फ्रैक्शन ऑफ मिनट्स, कपल ऑफ मिनट्स में उसको ठीक कर सकते हैं। सर, हमने एक पेशेंट का देखा और वो वीडियो चलेगा भी लोगों के बीच में कि उसको पेट में दर्द था, और हमने देखा आपने उसकी बाजू को चेक किया, टांग को चेक किया, तो उसमें नर्व्स और टेंडन्स को चेक करते हैं। बेसिकली वो पेट का जो दर्द था, अगर मैं आपको एक चीज समझाऊं कि ऑर्गन्स भी कहीं ना कहीं मसल्स के साथ कनेक्टेड हैं। ये बॉडी एज अ होल यूनिट काम करता है। इसमें कभी ऐसा नहीं होता कि एक ऑर्गन जो काम कर रहा है वो इंडिविजुअल रोल पे काम कर रहा है, ऐसा नहीं होता। ऑर्गन्स को सपोर्ट के लिए मसल्स चाहिए, जितने मसल स्ट्रेंथन होंगे ऑर्गन्स को प्रॉपर्ली सपोर्ट करेंगे। अब उसमें ये था कि उसको जो मेरे पास प्रॉब्लम लेके आया था वो एस्थमेटिक अटैक था। अब उसका जो अस्थमा था, एक ऐसा मसल है जो कि प्योरली ब्रीदिंग के साथ कनेक्टेड है। वो ब्रीदिंग हमारी बॉडी में उसको मतलब आप कहें कि इनहेंस करता है। उसका वो मसल प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं कर रहा था। द मोमेंट जैसे मैंने उस मसल को चेक किया, उसको एकदम से अस्थमा का अटैक आ गया। तो यही सब चीजें हैं, हमें देखना है कि क्या जो प्रॉब्लम है पेशेंट की वो ओरिजिनल उसकी प्रॉब्लम है या सीडो प्रॉब्लम है। मैं एक चीज देखता था यहाँ पे जब डॉक्टर्स टेस्टिंग करते हैं, और मेरे को बड़ी बेहतर बात लगी, आपने जैसे कोई थायराइड का पेशेंट मेरे सामने आपसे बात कर रहा था,
तो आपने बोला कि दवाइयाँ ऐसे नहीं होती, पहले वजह जानने की कोशिश करो कि हुआ क्यों। जी। क्योंकि छोटी एज में होना या आज के टाइम पे छोटे बच्चों में ब्लड कम हो जाता है, सडनली डॉक्टर बोलता है हेमप दे दो, या सडनली बोल देते हैं खून मोटा हो गया तो जी कैलविक्स लगा दो, कैलविक्स टेबलेट लगा लो। तो ये नहीं देखते कि 30 साल का बच्चा है, उसको क्यों कैलविक्स की जरूरत है, उसको क्यों हार्ट प्रॉब्लम हो रही है। तो ये जो चीज है ये किस तरह से उसमें, देखिए शुभम जी, वेस्टर्न वर्ल्ड में और हमारी वर्ल्ड में यहाँ पर ये फर्क है कि वो एकदम से मेडिसिन को प्रिस्क्राइब नहीं करते हैं। वहाँ पर पहले कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है और उसके बाद हम मेडिसिन के ऊपर स्विच करते हैं। और मेडिसिन की बड़ी उनकी, अगर मैं अपनी बात करूँ, इंडिया की बात करूँ, हमारे यहाँ पर एंटीबायोटिक्स बहुत, हालांकि अभी वो H2 शेड्यूल ड्रग में आता है, बट बहुत फ्रिक्वेंटली आप किसी भी फार्मेसी शॉप पे चले जाओ, वहां से कोई भी एंटीबायोटिक कैरी कर सकते हो। हाँ जुकाम के लिए एंटीबायोटिक लेते हैं, एलर्जी के लिए एंटीबायोटिक। आप वेस्टर्न वर्ल्ड में चले जाओ, आप किसी यूरोपियन कंट्री में चले जाओ, आपको सबसे पहले एक जीपी रिकमेंड करेगा हॉस्पिटल के लिए, फिर आपका वो सारा एनालिसिस करेगा, उसके बाद वो डिसाइड करेंगे कि आपको क्या मेडिसिन देनी है क्या नहीं देनी है। अभी आपने पीछे देखा होगा, यहाँ पर एक फ्लू का आउटब्रेक हो गया, उस फ्लू के आउटब्रेक में सब लोग खुद जाकर रिजोमाइसिन ले रहे हैं या रिथ्रोमाइसिन ले रहे हैं या कोई और ऐसी मेडिसिन ले रहे हैं। देखिए मेडिसिन जो है वो फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है, उसमें कोई शक नहीं है, लेकिन हमें उस चीज को थोड़ी देर के लिए सप्रेस करना है, और जितनी देर हम उसको सप्रेशन मोड में रखेंगे, हमने ये चीज फाइंड आउट करनी है कि उसका कॉज क्या था। हम लोग सप्रेशन मोड में ही खुश हो जाते हैं और उस कॉज को कभी रेक्टिफाई करते ही नहीं है। अल्टीमेटली वो प्रॉब्लम जो है वो बहुत ज्यादा डिटोरेट हो जाती है और वो लेटर ऑन स्टेजेस में किसी न किसी ऑर्गन को अपने साथ इन्वॉल्व कर लेती है। यही प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आप देखो कि हर इंसान जो है वो आज की डेट में दुखी है और उसको उसकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं मिल रहा है। जनता को मैं एक चीज स्लाइड्स पे भी दिखाऊंगा, मैंने देखा काफी रंग बिरंगे किस्म का पानी था, सल्फर का, सॉल्ट का, अलग अलग किस्म का पानी बॉटल्स में, वो किस काम में आएगा? देखिए सर, हमारी जो बॉडी है, हम जब छोटे बच्चे थे तो हम स्कूल्स में पढ़ते थे, राइट फ्रॉम किंडरगार्टन, दैट आवर बॉडी इज कंपोज्ड ऑफ 80% ऑफ वाटर। हमारे सेल्स में इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड है। हम उस बेसिक चीज को छोड़ के आज बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, लेकिन अगर वो पानी हमारा एसिडिक नेचर का होगा तो हमारे ऑर्गन्स को वो सपोर्ट सिस्टम कैसे देगा? हम लोग क्या करते हैं, हम एक पेशेंट की पहले कंडीशन देखते हैं, उसके बॉडी को इमीडिएटली हाइड्रेट करने की कोशिश करते हैं। आप देखें हॉस्पिटल के अंदर भी जब किसी पेशेंट को इमरजेंसी में लेके जाते हैं तो फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट में सबसे पहले उसको इन्फ्यूजन लाइन दी जाती है। आपको ग्लूकोज, NS, RL, जो भी वहाँ पे डॉक्टर होगा जो उसको बेस्ट पॉसिबल लगता है, सबसे पहले वो चीज़ देके उसको हाइड्रेट करते हैं, एंड आफ्टर दैट उसके बाद उसका जो मेडिकेशन सिस्टम है वो स्टार्ट होता है। हम लोग उसका, अगर वो ओरली वो पेशेंट फिट है तो हम लोग उसको थ्रू वाटर पहले हाइड्रेट करते हैं, क्योंकि हमारा ये मानना है कि मसल को मॉडलिंग करने के लिए, मसल को वापस रिकॉन्स्टिट्यूट करने के लिए बॉडी को सबसे पहले हाइड्रेट करो, और अगर वो हाइड्रेशन लेवल नहीं होगा तो आप उस पेशेंट पे जितनी मर्जी मेहनत कर लो, आपको कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। इट्स कमिंग बैक टू योर कैंप जो आज आपने ऑर्गेनाइज करवाया ऑन द ईव ऑफ दिस इंडिपेंडेंस डे, पेशेंट्स को समझ आया? क्योंकि हम देख रहे थे कि पेशेंट्स के लिए भी ये एक नई चीज थी, क्योंकि मैंने कहा ना कि ये आज तक हमने सिर्फ यूट्यूब में देखा था कि डॉक्टर ऐसे करता तो वो जी चल पड़ा, या किसी की अड़कन है वो, तो कुछ पेशेंट्स होते हैं जैसे ऑस्टियोपोरोसिस के, या कुछ हमने यंग एज में भी देखे पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो बीमार पड़ जाते हैं, जिनको चला नहीं जाता, वर्टेब्रा में प्रॉब्लम आती है, और ये सारी चीज जितनी भी है आपकी स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ी हुई है, और मांसपेशियां जो बोलते हैं उसकी खिंचाव आना, तो आपने स्ट्रेस स्ट्रेन की बात की, तो ये इनको जो ये ट्रीटमेंट था, हमने कभी भी नहीं देखा डॉक्टर इतना चेक करता हो कि इतना जिसमें टच हो। हमने देखा पेशेंट एक पेशेंट के साथ इतना टाइम लगा के, तो मतलब पेशेंट्स को कैसा लग रहा था ये? सर, हमारी जो लाइन है इसको मस्कुलोस्केलेटल लाइन कहा जाता है। इस स्ट्रीम में हमने क्या किया रहता है कि जितने भी बॉडी के मसल्स हैं उनको हमने चेन्स में डिवाइड किया हुआ है। तो हमारे लिए चेन सिस्टम है, हमें फाइंड आउट ये करना है कि उस चेन में कौन सा मसल जो है वो वीक है और कौन सा स्ट्रॉन्ग, उसकी जगह पर उसको रिप्लेस किसने किया, बॉडी कहाँ से कंपनसेशन ले रही है, उसको हम आइडेंटिफाई करके, उसको हम रिजॉल्व करके, उसको बाकी मसल्स के जो भी थे बॉडी में, जो चेन के बाकी मसल्स उनके साथ सिंक्रोनाइज करते हैं, और विद इन मिनट्स तभी वो पेशेंट जो है वो ठीक हो जाता है। अब आप जैसे एक कंडीशन का नाम ले रहे हो, ऑस्टियोपोरोसिस या ऑस्टोमलेशिया या कॉन्ड्रोमलेशिया, ये सब कंडीशंस जो होती हैं बोन रिलेटेड हैं, ठीक है। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि जो आप कह रहे हो यूट्यूब पे हम कड़ाके देखते हैं, वो सब कड़ाके हमने तभी रोक दिए यहाँ पे, बिकॉज अगर एक पेशेंट कोई ऑस्टियोपोरोटिक है या उसको कॉन्ड्रोमलेशिया है, कोई भी ऐसी उसको बोन रिलेटेड कोई भी उसको आर्टिकुलर सर्फेस की कोई प्रॉब्लम है, और अगर हमने उसके साथ क्रैक कर दिया तो हो सकता है कि उसकी कोई हड्डी फ्रैक्चर हो जाए, टूट जाए, तो उस कंडीशन में फिर वो पेशेंट जो है उसकी कंडीशन और ज्यादा वर्स हो जाएगी। तो उस चीज को हम ना करें, हमने तभी कुछ और मेथड जो वर्ल्ड के फास्टेस्ट मेथड उनको यहाँ पे जो है इंट्रोड्यूस कर दिया, जिसके साथ वो कड़ाके भी ना निकालना पड़े और पेशेंट की प्रॉब्लम भी हमेशा के लिए सॉल्व हो जाए। तो मैं एक और चीज जानना चाहता हूँ, आप इंडियन मेडिकेशन को बिलोंग करते हैं और इंडियन मेडिकेशन की हालत आपको भी पता है कि क्या है। हमारे इसमें ब्लूफिन जो कुत्तों को दिया जाता है बाहर फॉरेन में, वो पेशेंट को आज भी दर्द के लिए दिया जाता है। तो वो माइंडसेट जिन लोगों का है, या सुबह उठ के जिनको
गैस से पहले ओसिड खानी है, एसिलॉक खानी है, और बाद में गॉल ब्लैडर में स्टोन्स मिलते हैं। आपको पता है कि ये कुछ ना कुछ इफेक्ट बॉडी में करता है जो एडिक्टिव है। सुबह उठ के टिक्की खानी है इन नॉर्मल, तो वो जो आप ये चीज कैंप करें या जो आप आज जो हमने देखा यहाँ पर, वो किस तरह लोगों की लाइफ चेंज कर सकते हैं? सर इसमें आपको जो है वो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करनी है। एक हमारी इंडियन सोसाइटी में, इंडियन मेडिसिन की तो मैं बात नहीं करूंगा, इंडियन मेडिसिन तो हमारी आयुर्वेदा है बेसिकली, ये एलोपैथी साइंस इंडियन मेडिसिन नहीं है। इंडियन मेडिसिन जो एंशिएंट थी उसको बोला जाता है। अभी जो एक माइंडसेट बन चुका है, एक मिथ बन गई है कि आप जब तक सुबह गोली नहीं खाओगे आप चल नहीं सकते। ठीक है, आपको एसिड की गोली या जो भी आप एंटासिड कोई भी आप पीपीआई ले रहे हो, आपको वो लेना ही लेना, सो दैट अपने गैस को सप्रेस करना है। बेसिकली वो करती क्या है, आपकी बॉडी को अल्कलाइन करती है। और हम लोग क्या बोल रहे हैं पेशेंट्स को कि आप अल्कलाइन अपने पानी के थ्रू अपने आप करिए। वो टेबलेट तो आपकी मतलब डाइजेस्ट सिस्टम ट्रैक से होते हुए बाहर एक्सक्रीट हो जाएगी, लेकिन पानी तो आपके सेल्स तक जाएगा ना, आपको वो हेल्दी नरिश करेगा, आपकी स्किन पे ग्लो आएगा, आपके स्किन हेयर फॉल जो है वो कम हो जाएगा, आपके नेल्स अच्छे हो जाएंगे। मतलब हर एक फीमेल मेल यही चीजें तो चाहता है अपनी लाइफ में, तो उसकी एजिंग प्रोसेस जो है वो थोड़ी सी कम हो जाएगी, वो विद टाइम एज होगा जो एक्चुअली होना दिख चाहिए। रहा है, आपने बोला 12 साल की प्रैक्टिस में, तो अब मतलब मेरे से साल ही बड़े लग रहे हो आप। तो ऐसा है कि अपना वाटर इनटेक आप जितना अच्छा रखोगे, लेकिन उस पर डिपेंड करता है क्वालिटी ऑफ वाटर क्या है। आप किसी को ये चीज देखिए, आप देखिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सेलिब्रिटीज को फॉलो करते हैं, और आप देखिए कुछ ऐसे टीवी शोज हैं जहां पर हम उनको रॉ नेचर में देख रहे हैं कि वो सुबह उठ के रात तक क्या लोग कर रहे हैं, वो हम उनको फिर फॉलो करना शुरू कर देते हैं कि वो लोग कॉफी पी रहे हैं या वो लोग पानी पी रहे हैं। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, हमारे यहाँ पे जितनी भी कॉफी आप देख रहे हो, ये सारा का सारा कोकोआ है, ये कॉफी नहीं है। कॉफी बीन्स जो एक प्रोसेस है, उसको बेक करके फिर उसको फिल्टर करके पिया जाता है, वो चीज बुरी नहीं है। बट कोको पाउडर को अगर आप पियोगे तो कुछ ऐसे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है बॉडी में से जो एक्सक्रीट हो जाएंगे, जो हमारी बोन हेल्थ के लिए, हमारे हार्ट के लिए, हमारे इंटेस्टाइन के लिए बहुत जरूरी है। वो सारे के सारे एक्सक्रीट हो जाएंगे। अब वो लोग पानी पी रहे हैं, बट आपको ये नहीं पता कि आप जो पानी पी रहे हो वो पानी की क्वालिटी क्या है, उसका पीएच कितना, उसका टीडीएस कितना, उसमें कैल्शियम आयन कितने हैं, और वो उसकी टेस्टिंग प्रॉपर्ली हुई भी क्या नहीं हुई भी है। सिर्फ एक बॉटल को मिनरल बोल देने से वो मिनरल नहीं हो सकती, सिर्फ एक फूड को सुपर फूड बोल देने से वो सुपर फूड नहीं हो सकता। आप उसकी ये चीज देखिए, उसका ओरिजिन क्या है, उसमें उसकी ऑर्गेनिक वैल्यू क्या है, उसका सॉइल टेस्टिंग हुई है या नहीं हुई है, तब आप उसको सुपर फूड बोल सकते हो। तो आप कुछ भी एक टैगलाइन लगा के किसी चीज को बेच सकते हो, लेकिन आप उसकी वो न्यूट्रिशन वैल्यू नहीं ले सकते। डॉक्टर साहब, मैं जानता हूँ आज आपका कीमती वक्त है, क्योंकि इंडिपेंडेंस डे और आपका कैंप भी चल रहा है, जी। और आपने जितनी बात की ना इसके ऊपर सीरियसली एक मेरे को लगता है एपिलॉग के तौर पे लेक्चर बनाने पड़ेंगे, क्योंकि मुझे नहीं पता था आज तक, इवन बीइंग फ्रॉम अ मेडिकल बैकग्राउंड, मैंने 11वीं तक बायोलॉजी, कि बीपीटी में इतनी सारी वैरायटीज है। आज तक हमारे लिए वो होता है कि यार ये मसाज वाले डॉक्टर्स होते हैं जो स्ट्रेस और स्ट्रेन के लिए, वो भी सिर्फ कहीं टीम इंडिया और मूवीज के बाद ज्यादा पॉपुलर हुए, अदरवाइज जम्मू में देखते थे। तो सर एक चीज मैं और ऐड करूंगा, हम लोगों ने यही सब चीजें जो हैं, यही एडवांस थेरेपीज जितनी भी थी अपनी टीम इंडिया के साथ इनकॉर्पोरेट किया। और आप देखो कि पहले हमें इंजरीज लेवल बहुत मिलते थे इंडियन टीम में, आज की डेट में हमें प्लेयर को मतलब खुद से बाहर निकाल के थोड़ी देर के लिए बिठाना पड़ता है, बट वो प्लेयर जो है वो अनफिट नहीं है। पहले एक बॉलर के लिए हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच जो था उसका कैरियर एंड कर सकता था, बट आज की डेट में अगर आप खुद भी कभी सर्च करोगे, रिसर्च करोगे, आपको हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच नहीं मिलेगा। और अगर कोई प्लेयर इंजर्ड होता है, वो अगले मैच में वो प्लेयर खेल रहा होता है। तो सब इसी मैंने जम्मू में एक बड़ी अच्छी बात आपको बताऊंगा, जम्मू में मैंने जिम्नास्ट की एक लड़की थी जिसकी कुछ इंजरीज के साथ काम किया, और आपको सुन के खुशी होगी, उस लड़की ने ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया कि उसने एक साल के अंदर 3 मेजर इवेंट्स जो हैं वो खेले हैं, और उसने इंडिया को रिप्रेजेंट किया इंटरनेशनल लेवल के ऊपर, जो कि उसके कोचेस भी कह रहे थे कि ऐसा आज तक कभी नहीं हुआ। नेक्स्ट इम्पॉसिबल। तो ये सब जितनी भी हमें हेल्प मिली है इन एडवांस टेक्निक से ही मिली है, और इन्हीं की हेल्प के थ्रू वो पेशेंट या वो प्लेयर जो था वो इतना इनहांस हो गया कि वो अपने इंजरी लेवल्स को भूल के एकदम से खेलते खेलते कहाँ पहुंच गया आज। हम भी चाहेंगे डॉक्टर सलमान की जिस तरह आपने ये बात की और जिस तरह पेशेंट्स आ रहे हैं, आप इसी तरह से देखते रहे, इसी तरह के और कैंप्स भी लगाते रहे। ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस डे कोई आप दर्शकों को मैसेज देना चाहें तो? मैं अपने सुनने वालों को, देखने वालों को यही मैसेज देना चाहता हूँ कि आप प्लीज किसी हर तरह की मिथ से बचिए। मार्केट में आपको बहुत से लोग बड़ा कुछ बता रहे हैं कि आप ये खा लीजिए, सुबह उठ के खाली पेट पानी पीजिए। देखिए, आप कुछ भी कर रहे हैं, आप पहले उस पर रिसर्च करिए और उसके बाद आप उसको अपनी बॉडी पे अप्लाई करिए। आपकी बॉडी कोई केमिस्ट्री लैब नहीं है कि आपको जो कोई कह रहा है और आप वो चीज़ कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी मत करिए। आपको कुछ ऐसे सोशल नेटवर्किंग है जहाँ पर आपको बहुत से लोग बोलेंगे आप ऐसा कर लीजिए, आप वो कर लीजिए, वो सिर्फ अपनी व्यूअरशिप बढ़ा रहे हैं, वो आप लोगों को इन रिटर्न बीमार कर रहे हैं। और जब तक आपको पता लगता है, आप लोग तब तक एक कैटास्ट्रोफिक कंडीशन में आ चुके होते हैं। तो प्लीज ऐसा मत करिए। अगर आपको कोई एडवाइस चाहिए, अगर आपको कोई चीज पूछना है, आप मुझे पूछिए, किसी भी एक्सपर्ट को कभी भी पूछ लीजिए। एक एक्सपर्ट आपको जो है वैलिड चीज बताएगा, विद रिसर्चेस बताएगा।
वो कभी आपसे मतलब हाइपोथेटिकल बातें नहीं करेगा। तो प्लीज आप स्वस्थ रहिए, आप लोग स्वस्थ रहेंगे तो भारत देश जो है वो उन्नति करेगा, वो अपने प्रगति पथ पे होगा। तो इतना ही आपके लिए मैसेज है कि प्लीज अपनी बॉडी के साथ एक्सपेरिमेंट्स मत करिए, जितना हो सके नेचुरल रहिए और सेफ रहिए। और मैं इन शॉर्ट बोलना चाहूंगा कि YouTube ज्ञान पर मत भरोसा कीजिए, और ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस डे स्टे फिट स्टे हेल्दी। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, दीजिए हमें इजाजत। मैं शुभम कोतवाल, जय हिंद।